हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीकेपी। आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर 1। ठीक है, तो इस सीरीज में आपको क्या मिलेगा, क्लास 10th के सारे चैप्टर साइंस के कवर किए जाएंगे। पहले आपको क्या करना होगा, कंटेंट यानी कि उस चैप्टर के बारे में हम रीड करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। ठीक है, तो आज हम क्या करते हैं, पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, साइंस क्लास 10th। ठीक है, कौन सा चैप्टर 1। चैप्टर का नाम क्या है, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। ठीक है, इसमें आपको क्या देखना है कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, कैसे बनती है, उसमें रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, सब्सटेंसेस क्या होते हैं, न्यू सब्सटेंसेस कैसे जनरेट होते हैं, फिर केमिकल रिएक्शंस क्या है, ये सब चीजें हम कवर करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो हम इसमें स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपका क्या होना चाहिए, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। ठीक है, क्या देखना है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले जब आपसे केमिकल रिएक्शन क्या है ये पूछा जाता है, तो केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस अकर फ्रॉम द डिफरेंट सब्सटेंसेस। ठीक है, इन विच न्यू सब्सटेंसेस formed from one or two other substances। क्लियर, जिसमें क्या होता है, एक नया सब्सटेंस या एक नया पदार्थ बनता है। कब, जब दो या अधिक सब्सटेंसों का आपस में रिएक्शन करवाया जाता है तो एक नया सब्सटेंस या एक नया पदार्थ बनता है, वो क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शंस। तो आप इसको कैसे लिखोगे, इन विच न्यू सब्सटेंसेस formed from one or two other substances is known as chemical reaction। अब यहाँ पर अगर आपसे एग्जाम्पल पूछा जाता है कि आप इसका एग्जाम्पल दो कि आप कैसे दिखाओगे कि केमिकल रिएक्शंस हो रहा है, कैसे दिखाना है आपको, तो जब भी आपको पहले पॉइंट याद रखना है, कौन कौन से पॉइंट है जो आपको शो करता है कि केमिकल रिएक्शंस हैज टेकन प्लेस, मीन्स यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस हो रहा है तो पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, तो वहां पर कौन कौन से पॉइंट याद रखने आपको, केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस इन फॉलोइंग वेज। ठीक है, ये तरीके हैं जिनकी वजह से आप पता लगा सकते हो कि किसी भी इक्वेशंस में क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो पहला अगर आपको देखना है तो आप क्या देखोगे, चेंज इन स्टेट। इसका मतलब आप समझो, चेंज इन स्टेट का मतलब, अगर हम साइंस में स्टेट की बात करते हैं, देयर आर 3 टाइप ऑफ स्टेट। कौन कौन से स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो जब चेंज इन स्टेट की बात हो रही है, इसका मतलब जब कोई भी सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में है और किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, वो लिक्विड में, तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आइस है आपके पास, आइस मीन्स बर्फ है आपके पास। ठीक है, आइस कैसे कंडीशन में है, कैसे स्टेट में है, तो सॉलिड स्टेट में है। अब वो आइस किसमें कन्वर्ट हो गई, जब हमने आइस को रूम टेम्परेचर पर छोड़ दिया, रख दिया, तो आप देखोगे वो धीरे धीरे पिघल कर, मेल्ट होकर क्या होती है, वाटर बन जाती है। मीन्स उसका स्टेट चेंज हुआ ना, पहले आइस किस फॉर्म में था, सॉलिड फॉर्म में था, अब वो आइस क्या हो गया, वाटर बन गया। और वाटर का फॉर्म स्टेट क्या होता है, तो वाटर किस स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, पहला क्या आपको याद रखना है, चेंज इन स्टेट। ठीक है, जब किसी भी इक्वेशंस में स्टेट का चेंज होना होता है, दैट मीन्स वहां पर केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। ठीक है, वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। मीन्स आइस इज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड स्टेट,
आइस आपका रूम टेम्परेचर पर रखने पर वो कन्वर्ट हो रहा है वाटर में एंड वाटर इज इन द स्टेट ऑफ लिक्विड फॉर्म। ठीक है, तो आपने देखा सॉलिड से लिक्विड स्टेट में ये कन्वर्ट हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो आपने क्या देखा, जब चेंज इन स्टेट होता है तो वो वहां पर केमिकल रिएक्शन होता है और आपने इसको इस एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पर चेंज इन कलर। ठीक है, सेकेंड आप किससे पहचानोगे कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस हो रहा है, तो चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। अब जब चेंज इन कलर की बात आती है तो इसका एग्जाम्पल आप क्या याद रखोगे, रस्टिंग, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन मीन्स क्या है, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। अब जो ये लोहा है ये आयरन है, क्या है, आयरन इज अ मेटल। अब आपको पता है कि जब हम एटमॉस्फेयर में आयरन को या मेटल को छोड़ देते हैं तो वहां पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, मीन्स ऑक्सीकरण होता है, जिसकी वजह से जो भी आयरन है या जो मेटल है उस पर क्या होता है, ब्राउनिश कलर आ जाता है। ठीक है, कैसा कलर आ जाता है, ब्राउनिश कलर आ जाता है। दैट मीन्स क्या हो गया, वहां पर लोहे पर या मेटल पर क्या हो गया, जंग लग गया, रस्टिंग हो गई, तो वहां पर क्या हुआ, कलर चेंज हुआ। इसका मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। थर्ड है आपका इवेल्युएशन ऑफ गैसेस, इवेल्युएशन ऑफ गैसेस। इसका मतलब क्या हुआ, गैसों का निकलना या गैसों का बनना। ठीक है, अब गैस कौन कौन से, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, लाइक आपका हो गया हाइड्रोजन गैस। तो इवेल्युएशन ऑफ गैसेस मीन्स कि अगर किसी भी इक्वेशंस में इवेल्युएशन ऑफ गैसेस आ रहे हैं, दैट मीन्स वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इसको समझने के लिए आप देखिए, इसका एग्जाम्पल अगर आपको करना है तो आप क्या लिख सकते हो, रिस्पायरेशन का एग्जाम्पल दे सकते हो। क्या एग्जाम्पल, रिस्पायरेशन का एग्जाम्पल दे सकते हो। आप एयर को किस फॉर्म में बॉडी के अंदर ले रहे हो, तो आप क्या बोलते हो, हम ऑक्सीजन के फॉर्म में ले रहे हैं। पेड़ पौधे या इन्वायरमेंट से हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। हमने ऑक्सीजन के फॉर्म में लिया जब इनहेल किया, और जैसे ही हम एक्सहेल करते हैं तो बॉडी के बाहर निकाल रहे हैं गैसेस को, दैट मीन्स इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसका मतलब रिस्पायरेशन में कौन सी गैस का इवेल्युएशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का इवेल्युएशन हो रहा है। आई होप समझ आ गया होगा आपको। चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवेल्युएशन ऑफ गैसेस, ये 3 पॉइंट हमने देखा विद एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट आपका फोर्थ है जिससे आप पहचानोगे, वो क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। इसको समझो आप, चेंज इन टेम्परेचर में आप क्या एग्जांपल दे सकते हो, मिल्क का कन्वर्जन किसमें हो रहा है, कर्ड में हो रहा है। एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, यानी कि दही का बनना। क्या है, दही का बनना। अब चेंज इन टेम्परेचर का मतलब समझो, टेम्परेचर में चेंजमेंट हो रहा है, मिल्क है, ठीक है, मिल्क को आपने क्या किया, गरम किया, बॉयल किया आपने, और उसको रूम टेम्परेचर पर छोड़ दिया। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता गया, ठीक है, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता गया, आपने क्या देखा, कर्ड का फॉर्मेशन, यानी कि दूध क्या होता है, फट जाता है, या फिर दूध का फॉर्मेशन किस में हो जाता है, दही में हो जाता है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, चेंज इन टेम्परेचर का एग्जाम्पल हो गया। तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हो, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, इवेल्युएशन ऑफ गैसेस। ये 4 ऐसे तरीके हैं या 4 ऐसे कॉज हैं जिन्हें आपको नोटिस करके या आप इनको नोटिस करके बता सकते हो कि इस इक्वेशन में केमिकल रिएक्शंस हो रहा है या केमिकल रिएक्शंस नहीं हो रहा है। समझ आ गया इतना। उसमें क्या किया गया है, एक मैग्नीशियम रिवर लिया गया है, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन लिया गया है, ठीक है, और इसे क्या किया गया, बर्न किया गया। जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता है तो क्या होता है, ये व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है, व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। अभी आपने क्या देखा,
तो ये भी किसका एक एग्जाम्पल हो गया, केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। तो आप इसको अगर एग्जाम्पल के तौर पर लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ठीक है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन का जलना क्या एग्जाम्पल है, ये किसका एग्जाम्पल है, केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से 5 एग्जाम्पल आपने देखे, डाइजेशन का, रिस्पायरेशन का, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम का, या फिर आपने देखा आइस का वाटर में कन्वर्जन देखा, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड देखा, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन देखा। ये सारे जो एग्जाम्पल हैं ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। मींस इन चीजों को देखकर आपको समझ आ जाना चाहिए कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अंडरस्टैंड। अब आपको क्या नोट करना है, तो मैंने क्या बोला था डिफिनीशन में आपको, जब हमने आपको बोला था कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, तो वहां पर क्या बोला था, फॉर्मेशन ऑफ new substances from one or two other substances, ठीक है, formation of new substances with new property, ठीक है, formation of new substances with new property from one or two other substances is known as chemical reaction, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था, जैसे डाइजेशन की बात की गई थी, तो अब हमने क्या किया, ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है, प्लस O2, इनका रिएक्शन करवाया तो क्या मिला, H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इवेल्युएशन ऑफ गैसेस हो रहा है, ठीक है, इवेल्युएशन ऑफ गैसेस हो रहा है। तो इस तरीके से आपको समझना है। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एक तो आपको जिस साइड फॉर्मेशन हो रहा है वो दिख रहा है, और जिस साइड आपको रिजल्ट मिल रहा है वो पार्ट मिल रहा है, ठीक है। एरो के 2 साइड आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब ये 2 साइड जो है वो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शंस में क्या कर रहे हैं, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, वो रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। जो फॉर्म्ड हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, जो फॉर्म्ड हो रहे हैं, बन रहे हैं, जिनका निर्माण हो रहा है, फॉर्म्ड सब्सटेंसेस, वो क्या कहलाते हैं, वो आपके प्रोडक्ट कहलाते हैं, वो है, ठीक है। अब इसको ऐसे समझो आप, मान लो हमने क्या लिया, जिंक प्लस H2SO4, ठीक है, जिंक प्लस H2SO4, ये एरो लगाया हमने। अब हमने इसको क्या लिख दिया, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2। यहां पर भी हाइड्रोजन गैस हो रहा है, यानी कि इवेल्युएशन ऑफ हाइड्रोजन गैसेस हो रही है। इसका मतलब इस इक्वेशन में भी क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो हमने क्या बोला, ऐसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज रिएक्टेंट्स, ठीक है। बट द फॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज प्रोडक्ट, ठीक है। सिंपल से समझो कि आप जो इनपुट दे रहे हो वो क्या हो गया, आपका रिएक्टेंट्स, और जो आपको आउटपुट मिल रहा है, जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है, वो क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। तो ये 2 होते हैं पार्ट जो किसमें यूज होते हैं, केमिकल रिएक्शंस के इनपुट और आउटपुट के फॉर्म में यूज होते हैं, ठीक है। कि ये जो रिएक्शंस हो रही हैं
कितने फॉर्म में आप इन्हें लिख सकते हो, ठीक है। हाउ मेनी वेज आर देयर टू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन, मीन्स हाउ मेनी वेज आर देयर टू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। मीन्स केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके हैं, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके हैं। तो आप क्या बोलोगे, देयर आर टू वेज टू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। कौन कौन से वेज हैं तो वो देख लो आप। एक है आपका क्या, वर्ड इक्वेशन, आप वर्ड इक्वेशन के तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। दूसरा आपका क्या है, केमिकल इक्वेशन, आप इसको केमिकल इक्वेशंस के तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। वर्ड इक्वेशंस का मतलब क्या हुआ, वर्ड का मतलब क्या होता है, शब्द, यानी कि आप इनको वर्ड्स फॉर्म में लिख सकते हो। आप किसी भी इक्वेशंस को वर्ड्स फॉर्म में लिख सकते हो, दैट इज वर्ड इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस। एंड जब आप उनको मैथमेटिकली लिखोगे, जब आप उनको सिंबल के थ्रू लिखोगे, तब वो आपका क्या हो जाता है, केमिकल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब बात समझो, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था, जिंक प्लस H2SO4 कन्वर्ट हुआ था किसमें, जिंक सल्फेट प्लस H2, ठीक है। तो जब आप इसको वर्ड फॉर्म में लिख रहे हो तो जिंक को आप Zn ना लिखकर क्या लिखो, जिंक लिख दो, वर्ड में जिंक लिख दो, पूरा का पूरा शब्द लिख दो, क्योंकि जिंक Zn किसका नोटेशन है, तो ये जिंक का नोटेशन है, ठीक है। H2SO4 किसका नोटेशन है, सल्फ्यूरिक एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड का रिप्रेजेंटेशन है। तो वर्ड फॉर्म में H2SO4 को क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, ठीक है। ये क्या प्रोडक्ट दे रहा है हमें, जिंक सल्फेट, तो क्या लिखोगे आप, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में आपको दिख रहा है, ये किस फॉर्म में दिख रहा है आपको, ये वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है। ये कैसा साइड हो जाता है, ये वाला साइड आपका क्या हो जाता है, रिएक्टेंट्स, और आप इसे क्या कह सकते हो, LHS साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। ये आपका क्या होता है, प्रोडक्ट, और इसको आप क्या बोलोगे, RHS साइड, ठीक है, RHS साइड। अब यहाँ पर आपको केमिकल इक्वेशंस की जब बात आएगी तो मैंने क्या बोला, आप उसको सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करो। सिंबल मीन्स आप उनको इस तरीके से मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दो, तब वो आपका क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशंस के फॉर्म में कहलाएगा केमिकल रिएक्शन। तो सिंपल सा यही पूरा उठाकर आपको कहाँ लिखना है, यहाँ पर लिख देना है। तो क्या लिखोगे, जिंक प्लस H2SO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2। समझ आ गया आपको, यहाँ पर क्या लिख दो, रिएक्टेंट लिख दो, यहाँ पर क्या लिख दोगे, प्रोडक्ट लिख दोगे, ठीक है। यहाँ क्या हो गया, रिएक्टेंट, वहां क्या हो गया, प्रोडक्ट, ये क्या हो गया, LHS, ये क्या हो गया, RHS। यहाँ पर भी आपको लिखना पड़ेगा, ये जो राइट साइड वाला पार्ट है ये क्या हो गया आपका, प्रोडक्ट, क्या हो गया, प्रोडक्ट, और ये जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है ये क्या हो गया आपका, रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो आपने देख लिया कि देयर आर टू वेज टू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, देख लिया। केमिकल रिएक्शन कहाँ पर टेकन प्लेस होता है, कब होता है, क्यों होता है, वो भी हमने देख लिया। केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके होते हैं वो भी हमने देख लिया। अब हमने क्या देखना है, केमिकल इक्वेशंस देखने हैं, ठीक है, केमिकल इक्वेशंस देखना है। केमिकल इक्वेशंस क्या होता है, ठीक है, मैंने क्या बोला, व्हेन केमिकल रिएक्शन इज represented by symbol of
एलिमेंट, सिंबल ऑफ एलिमेंट और केमिकल फॉर्मूला then this is known as chemical equation. बात समझ आई? When chemical reaction is represented by symbol of element or chemical formula, then this is known as chemical equation. ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल कर दो इसका एग्जाम्पल। आप क्या लिखोगे? मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया गया। अब ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करवाओगे तो प्रोडक्ट में क्या मिल जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल जाएगा। मैं क्या लिखोगे इसको? बर्न ऑफ मैग्नीशियम इन एयर इज प्रोड्यूस्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, समझ आ गया इतना? बर्निंग ऑफ, यहाँ बर्निंग लिख दो। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर इज प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? MgO से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये हो गया मैग्नीशियम का सिंबल और ये हो गया ऑक्सीजन का सिंबल। अब यहाँ पर आप अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो आप कहोगे कि मैम ये केमिकल इक्वेशन तो बैलेंस ही नहीं है। यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन के केवल 1 एटम है। ठीक है, तो अब आपको इन्हें कैसे बैलेंस करना है वो आप कहाँ सीखोगे? बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन में सीखोगे। ठीक है कि अब क्या देखना है हमें? बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। ठीक है, किसी भी केमिकल इक्वेशंस को किस तरीके से बैलेंस करना होता है अब हमें वो सीखना है। तो सबसे पहले क्यों ऐसा जरूरी है? ठीक है, क्यों जरूरी है बैलेंसिंग करना? अगर आप बैलेंस नहीं करते हो तो आपका इक्वेशंस गलत हो जाता है। क्यों? तो क्यों का रीजन आप देखो। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास। ठीक है, मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मैटर neither be created nor be destroyed in a chemical reaction। इसका मतलब समझ आया कि जो कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास है ये कहता है कि कोई भी पदार्थ, यानी मैटर का मीन्स क्या हो गया? कोई भी पदार्थ, वो क्या है? ना तो आप उसे बना सकते हो और ना ही आप उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो, खत्म कर सकते हो। किसमें? किसी भी केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, क्यों ऐसा है? तो इसका मतलब अगर ये लॉ ये बात कह रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया? जो नंबर ऑफ एलिमेंट है किसमें है? केमिकल इक्वेशंस में है, वो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो आप क्या लिखोगे? सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व इन केमिकल reaction should be same as product and reactant side at product and reactant side। इसका मतलब क्या हो गया? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमने क्या देखा? मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड
इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शंस में आप मैटर को जनरेट नहीं कर सकते हो, क्रिएट नहीं कर सकते हो और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इसका मतलब ये निकलता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस में प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड क्या होना चाहिए, जितने भी उसमें एलिमेंट हैं उनकी नंबर क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन शुड बी सेम एट प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट साइड। ठीक है, आई होप इतना समझ आ गया होगा आपको। अब हम देख लेते हैं कि बैलेंस कैसे करना होता है। तो बैलेंसिंग के स्टेप हैं, ठीक है, वो मैं आपको नोट नहीं करा रही हूँ, वो सिर्फ समझा रही हूँ। बाकी आपको मैं बैलेंस करके दिखा रही हूँ कि किस तरीके से बैलेंस करना होता है। ठीक है, देखते हैं कैसे करना है। स्टेप लिख लो, स्टेप फॉर बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, स्टेप फॉर बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। ठीक है, कौन सा मेथड इसको कहते हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड, स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 1 क्या कहता है? हमको क्या देखना है, हमने एक इक्वेशन लिया Fe फेरस प्लस H2O, इसका रिएक्शन करवा दिया तो क्या मिल गया यहाँ पर हमें Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में राइट द केमिकल इक्वेशन, लिख दिया हमने केमिकल इक्वेशन। अब क्या कह रहा है, इन्हें आपको एक बॉक्स के अंदर कर देना है। क्या करना है? पुट इट इनसाइड अ बॉक्स। ठीक है, राइट अ केमिकल इक्वेशन एंड पुट इट इनसाइड अ बॉक्स। इनको आप क्या कर दिए, एक बॉक्स के अंदर लिख दिए। अब स्टेप 2 में आपको क्या देखना है, यहाँ पर क्या लिखोगे, एलिमेंट, क्या लिखोगे, कौन कौन से एलिमेंट यहाँ पर यूज हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखोगे, एटम एट रिएक्टेंट साइड, मीन्स उस एलिमेंट में कितने एटम रिएक्टेंट साइड पर हैं और कितने एटम प्रोडक्ट साइड पर हैं। ठीक है, एटम एट प्रोडक्ट साइड। ठीक है, साइड। अब एलिमेंट यहाँ पर कितने यूज हो रहे हैं, तो एक आपने देखा फेरस यूज हो रहा है। क्या यूज हो रहा है? फेरस। एक आपने देखा क्या यूज हो रहा है, हाइड्रोजन। और एक आपने देखा क्या यूज हो रहा है, ऑक्सीजन यूज हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो रिएक्टेंट साइड, देखो कितने फेरस यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 कुछ लिखा है, यहाँ कुछ लिखा है, इस बॉक्स में नहीं लिखा है। तो क्या लिखोगे, सिंपल सा 1 लिख दोगे। क्या लिखोगे, 1। अब यहाँ हाइड्रोजन में देखो 1 2 3 कुछ लिखा है, हाइड्रोजन के सफिक्स में आपको क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो क्या लिख दोगे, यहाँ पर 2 लिख देना है। ऑक्सीजन के साथ कुछ कनेक्टेड है नहीं, तो आप क्या लिख दोगे, 1। अब आपने क्या देख लिया, रिएक्टेंट साइड इन एलिमेंट में कितने एटम्स हैं। अब हम प्रोडक्ट साइड का नोट करते हैं। फेरस, फेरस के साथ कितने कनेक्टेड हैं, 3, हाइड्रोजन के साथ 2 और ऑक्सीजन के साथ 4। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप आपको क्या देखना है कि केमिकल इक्वेशन राइट करना है, उसके बाद आपको उसे बॉक्स के अंदर रखना है। सेकेंड स्टेप आपको क्या करना है, एलिमेंट नोट करना है और दोनों साइड कितने प्रोडक्ट हैं उनके एटम्स को नोट डाउन करना है। थर्ड स्टेप आपका आता है, स्टेप थर्ड क्या कहता है कि जिस एलिमेंट में ज्यादा एटम हो सबसे पहले आपको उन्हें इक्वलाइज करना है। ठीक है, जिस एलिमेंट के पास ज्यादा एटम है सबसे पहले उन्हें इक्वलाइज करना है। तो इसमें देखो सबसे ज्यादा एटम आपको किसमें दिख रहा है, तो ऑक्सीजन में दिख रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 4 है। इसका मतलब यहाँ पर भी इक्वलाइज करके 4 ही लाना पड़ेगा। कैसे ले आओगे, आपने क्या देखा था, Fe प्लस H2O, यही तो देखा था आपने। रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड आपने क्या देखा था, Fe3O2, Fe3O4 प्लस H2, ये देखा था। ठीक है, यही तो थी हमारी इक्वेशन। ठीक है, अब करना क्या है, सबसे ज्यादा एटम किस में है, ऑक्सीजन में है। किस साइड, प्रोडक्ट साइड। इसका मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन बनाने हैं।
तो आपको क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, जोड़ना नहीं है, यहाँ पर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, इक्वलाइज करते चले जाना है। कैसे करेंगे वो देखो, यहाँ 4 था सबसे ज्यादा, तो हमने क्या किया, 4 ऑक्सीजन बनाने के लिए यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो गया, हाइड्रोजन की वैल्यू बढ़ गई, हाइड्रोजन में एटम्स बढ़ गए, 4 2 8। अब यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने हो गए एटम, 8 हो गए। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2। अब इसको 8 बनाने के लिए क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई, तभी 8 आएगा। तो आप क्या करो, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दो। आपने क्या देखा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मैच हो गया, यहाँ भी 4 आ गया, ठीक है। हाइड्रोजन दोनों साइड इक्वल हो गया, ठीक है। अब क्या देखना है, फेरस, यहाँ पर 3 एटम है, यहाँ पर सिंगल एटम है, तो क्या करो, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तब आप देखोगे कि दोनों साइड क्या हो रहा है, नंबर ऑफ एटम्स क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। आप रिएक्टेंट साइड भी देखो, फेरस 3, यहाँ पर भी फेरस 3, यहाँ पर हाइड्रोजन 8, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 8, यहाँ पर ऑक्सीजन 4, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4। इस तरीके से आपको किसी भी केमिकल इक्वेशंस को क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है, ठीक है। सबसे लास्ट स्टेप जो है इसका, वो क्या याद रखना है आपको, अब इनकी स्टेट लिखनी है। क्या लिखनी है, इनकी स्टेट लिखनी है, ठीक है। अब वो स्टेट कैसे लिखोगे, जो ये फेरस है, क्या है, ये लोहा है, लोहा क्या मतलब, मेटल। तो मेटल किस स्टेट में होता है, सॉलिड। तो यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, सॉलिड, S फॉर सॉलिड। H2O का मतलब क्या, वाटर का मतलब क्या, ये किस फॉर्म में हो गया, लिक्विड फॉर्म में। लेकिन जब इसके साथ किसी एलिमेंट का मल्टीप्लाई हो जाए, दैट मीन्स अब ये क्या बन रहा है, यहाँ पर वाटर वेपर बन रहा है, जल वाष्प बन रहा है। और जल वाष्प किस फॉर्म में होता है, गैसियस फॉर्म में होता है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, G। यहाँ पर क्या बन रहा है, फेरिक ऑक्साइड, तो इसका मतलब ये भी मेटल से ही रिलेटेड है, तो यहाँ क्या लिखोगे, S लिख दोगे। और हाइड्रोजन क्या है, एक गैस है, तो यहाँ क्या लिख दोगे, G लिख दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, नोट करना होता है कि लास्ट स्टेप में कि कौन सॉलिड स्टेट में और कौन गैसियस स्टेट में है, या कौन लिक्विड स्टेट में है, या कौन एक्वेसियस स्टेट में है, ठीक है। अब ये जो एक्वेसियस स्टेट है, कौन सी एक्वेसियस स्टेट है, ये स्टेट कौन सी स्टेट होती है, सॉलिड लिक्विड गैस तो सुनी है, लेकिन ये एक्वेसियस स्टेट क्या है। तो एक्वेसियस स्टेट वो स्टेट होती है जो कि वाटर में डिसॉल्व नहीं होती है, मीन्स नॉट डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है। तो इस तरीके से सबके सामने आपको क्या लिखना होता है, उनके स्टेट लिखने होते हैं। आपको इस तरीके से केमिकल इक्वेशंस बैलेंस करना होता है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे, केमिकल रिएक्शंस के टाइप कितनी तरीके के हो सकते हैं, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना आपको, व्हाट इज स्केलेटन केमिकल इक्वेशन, ठीक है। क्या याद रखना है, जब आपने Fe प्लस H2O लिखा था इज इक्वल टू Fe3O4 लिखा था प्लस H2 लिखा था, तब यहाँ पर केमिकल इक्वेशन कैसे था, अनबैलेंस्ड था। कैसा था, अनबैलेंस था। और इसी अनबैलेंस्ड इक्वेशंस को ही क्या बोला जाता है, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन, ठीक है। इतना पॉइंट आपको याद रखना है। व्हाट इज skeleton chemical equations, the unbalanced equation is known as skeleton chemical equations, ठीक है। तो आपको कैसे बैलेंस करना है, कितने स्टेप में बैलेंस करना है, ये तरीका भी हमने सिखा दिया। नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो अब हम क्या करेंगे, उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आप इतनी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करो, और जितनी नोट्स बनवा रही हूं मैं, आप इतनी ही नोट्स बनाओ, इतना ही आप बार बार अच्छे से पढ़ लो। आपके
बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, मतलब साइंस में आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे 10th में। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आप इन पे मेहनत करो, इनको अच्छे से स्टडी करो। जो पॉइंट नहीं समझ आता है कमेंट में अच्छे से लिख कर दो कि ये पॉइंट नहीं समझ आया, मैं उसको फिर से डिस्कस करती हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।